तो आज का बेटा टॉपिक है हीट। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज हीट। ओके, सो व्हाट इज हीट। हीट होती क्या है, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, लिख लीजिए, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which transit और ट्रांसफर, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। हाँ जी, हीट वो एनर्जी होती है जो ट्रांसफर होती है, विच ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एक्चुअल में हीट की डेफिनेशन ये है, और कई बार बुक में थोड़े डिफरेंट वे में इसे लिखा जाता है और बाद में यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, बुक्स में क्या होता है, स्पेशली आईसीएसई के बुक्स में, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा हीट इज द इंटरनल एनर्जी, हीट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ लिखा होगा। हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स constituting द बॉडी। तो भाई स्कूल के लिए आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये रही। हीट एनर्जी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाली एनर्जी है, और ये ट्रांसफर हो रही होगी किस वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हाँ लिख लीजिएगा, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम, या हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब बेटा बात ये आती है कि भाई ये जो हमारी हीट है, इसकी एसआई यूनिट क्या है। सो एसआई यूनिट, क्योंकि हीट एनर्जी है, सो एसआई यूनिट इज जूल। बिल्कुल, जो एनर्जी की यूनिट थी वही हमारी एसआई यूनिट है। लेकिन एक और यूनिट बहुत कॉमन है जो यूज होती है, एंड दैट इज कैलोरी। तो लिख लीजिएगा, अनदर कॉमन यूनिट इज कैलोरी। ओके, और ये शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और इसको वेरी क्लोज टू 4.2 जूल कह देते हैं। फाइन, तो कैलकुलेशन में ईज के लिए आप 1 कैलोरी को 4.2 ले लेते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है दैट इज 4.186 जूल। अब बेटा एक और टर्म है, दैट इज टेम्परेचर। हाँ, अभी ऊपर भी यूज किया हमने, तो इसको भी समझना जरूरी है। टेम्परेचर, सो व्हाट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड इट इज अ क्वांटिटी विच टेल्स द थर्मल स्टेट। फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो ये है, टेम्परेचर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ a body. Now, what is the meaning of thermal state? Thermal state means
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, हाँ, कोई चीज कितनी गर्म कितनी ठंडी है ये आपका टेम्परेचर से पता चलेगा। और इसकी जो एसआई यूनिट है, हाँ, यहां पे भी दो यूनिट होंगी जिनमें आप जनरली यूज करेंगे। एसआई यूनिट जो है दैट इज केल्विन, सिंबल के है, ओके, कैपिटल के। अनदर कॉमन यूनिट जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यस, दैट इज डिग्री सी, सेंटीग्रेड। ओके, हाँ, और एक और यूनिट है कभी कभी यूज कर लेते हैं, मैथ्स में भी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, दैट इज फारेनहाइट। फाइन। तो अगर हम कन्वर्जन देखें बेटा, तो केल्विन इज सी प्लस 273। ओके, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेल रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन। हाँ, K इज टेम्परेचर इन केल्विन, C इज टेम्परेचर इन डिग्री C। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ़ारेनहाइट एंड सी में, तो अगर आपको याद हो चेक कीजिए, देखिए 5F-32 इज इक्वल टू 9C। हो सकता है आपने फॉर्मूला किसी और वे में किया हो, इसी तरह का आएगा। ठीक है, हाँ, एक्चुअली इसको याद करने का तरीका यह है कि अगर आप 32 फ़ारेनहाइट लें तो ये आपका इक्वलेंट आता है 0 डिग्री सी के। फाइन। और 212 फ़ारेनहाइट लें तो ये आपका आता है 100 डिग्री सी के। कभी भूल जाएं तो इन दोनों से चेक किया जा सकता है फॉर्मूले को। हाँ, इस F की जगह 212 रखिए, 5 इंटू 180 दैट इज 900, और राइट हैंड साइड भी आपका 9 इंटू 100, 900 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूले बहुत काम के रहते हैं, बिल्कुल आप इन्हें यूज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। अब बेटा ये जितने स्केल एक्चुअली बनाए गए हैं ना, ये सारे के सारे स्केल देखिए बनाए कैसे गए हैं। इसमें एक तो रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, वो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और एक रेफरेंस लिया गया है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाँ, एट स्टैंडर्ड प्रेशर, हाँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर स्टैंडर्ड प्रेशर पे। तो ये आपका है 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी। ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा, एक स्केल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, और इस स्केल को आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है किसमें, कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। अब जरा सी समझिएगा, जब आप बात करते हैं केल्विन स्केल की, केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में क्या किया गया जरा समझते हैं। इसको कहा गया बेटा 273 केल्विन, और इसको कहा गया 373 केल्विन। किसको? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, एंड डिवाइड दीज इनटू 100 इक्वल पार्ट। तो ये आपका बन गया केल्विन स्केल। तो इनके बीच का जो गैप है उसे आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक गैप आपका कितने का हो गया, 1 केल्विन। ओके, इस तरह से आपने बनाया केल्विन स्केल। अब लास्ट जो आता है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें बेटा
आपने 32 फ़ारेनहाइट रखा किसको, फ्रीजिंग पॉइंट को, एंड 212 वैल्यू दी बॉइलिंग पॉइंट को, और इसको टोटल डिवाइड किया 180 पार्ट्स में. ओके, बिकॉज 212 माइनस 32 180 बने, तो 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ये आपका आया 1 फ़ारेनहाइट. तो ये आपके स्केल किस तरह से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया. अब बेटा बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर की. ओके, हाँ, सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, हीट भी हमने समझ लिया, टेम्परेचर भी हमने समझ लिया. तो अब जरा सी कोशिश करते हैं देखने की कि भाई ये डिफरेंस होता क्या है हीट और टेम्परेचर में. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो डेफिनेशन है, यस, वो ही आपका पहला डिफरेंस है. तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप चाहें तो पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, खाली इतना लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा. वेयर टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. फाइन, ओके. सेकेंड जो डिफरेंस है वो है एसआई यूनिट में बेटा, या किसी भी यूनिट में आप कह सकते हैं, बट एसआई यूनिट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो एसआई यूनिट यहां पे जूल है बेटा, चाहे तो लिख लीजिए एसआई यूनिट इज जूल. और यहां पे जो एसआई यूनिट है, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये केल्विन. तो ये भी एक डिफरेंस हो गया. ठीक है, अब थर्ड जो है, इनको मेजर किससे किया जाता है. तो हीट को मेजर करने के लिए यूज होता है कैलोरीमीटर. हाँ जी, कैलोरीमीटर. अभी नाम याद कर लीजिए, फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है कैलोरीमीटर. और जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आप सबको पता है किससे मेजर होता है, ये होता है थर्मोमीटर से. फाइन, तो ये तीन मोटे मोटे डिफरेंस हो गए. एक और लिख लीजिए, हीट जो है वो डिपेंड करती है बेटा, हीट डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. फाइन. और ये जो टेम्परेचर है ना, एक्चुअल में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट जनरली इसके लिए कहा जाता है कि ये डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी. ठीक है, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन. ड्यू टू देयर रैंडम मोशन. तो होता है कि बेटा जब भी आप किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हो. जितनी ज्यादा हीट होगी उतना उनका वाइब्रेशन ज्यादा होगा, उतनी उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. क्लियर. तो ये फोर डिफरेंसेस आप याद कर सकते हैं. ये वैसे भी समझ में आ जाते हैं सिंपली. तीन तो जो है आपकी डेफिनेशन के साथ रिलेटेड हो गए. यस, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें. एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. मान लीजिए आपके पास एक आइस ब्लॉक है. आइस ब्लॉक है, ठीक है, और इसका मैं आपको टेम्परेचर भी देता हूं. आइस अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकती है. अभी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. आपने इसे टच किया. ओके, आपने इसे इस तरह से फिंगर से टच किया. फाइन. तो जैसे ही आपने इसे फिंगर से टच किया, आपको, हाँ, कुछ फीलिंग आई, सेंसेशन हुआ कि ये बहुत ठंडी है, कोल्ड है. ओके, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों अपियर हुई कोल्ड आपको. वाई आइस
appear cools when we touched it. ऐसी क्या चीज होती है हमारी कि हमें ये सेंसेशन आती है ठंडे वाली और गर्म वाली? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सबने आंसर दिया, वेरी गुड। ओके, देखिए सिंपल सा था। हमारी जो हैंड था उसका टेम्परेचर हाई था। ओके, हाँ, कितना होगा वैसे कोई बता सकता है? हाँ, अगर आपको फीवर नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो कितना होगा? ओके, एक वैल्यू दी जाती है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये पता है ना सबको? हाँ, नॉर्मल बॉडी जब ये टेम्परेचर होता है तो आपसे कहते हैं कि भाई कोई फीवर वीवर नहीं है, तो इसको जरा डिग्री सी में कन्वर्ट कीजिए ना, तभी तो चेक कर पाएंगे। तो पहले आप एक काम कीजिए, 98.6 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री सी में, कितना आ रहा है जल्दी से? ओके, जरा देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था 5 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9c। हमें c निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5/9 इंटू 98.6 माइनस 32। ओके, चलिए देखते हैं ये कितना आएगा। ये आपका जाएगा 5/9 इंटू, ये आपका आ गया 66.6, ऐसा आ रहा है? हाँ जी, तो ये मेरा आ गया 333, चेक करो, बाय 9, ये आपका आ गया 111/3। ओके, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया बेटा? 37 आया क्या? ओके, तो 37 डिग्री सी अप्रोक्सीमेटली ये आ गया। अब ये बेटा आपका जो फिंगर है वो 37 डिग्री सी पे है और आपका जो आइस ब्लॉक है वो 0 डिग्री सी पे है। तो अभी अभी हमने आपसे कहा कि हीट एनर्जी जो है वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगी। कहां से? आपके हैंड से आइस ब्लॉक के लिए। तो जब हमारे हैंड से एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, और उससे लेवल बढ़ जाता है, तो हमें ये कोल्ड वाली सेंसेशन आती है। और अगर एनर्जी हमारी बॉडी पे आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, तो आपके पास यहां पर लेट से बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, और आप फिंगर ना डालिए अंदर, बस दूर पे ही रख दीजिए ऐसे करके। हाँ, अंदर डाल के तो बढ़िया बॉईल हो जाएगी फिर। तो यहां से हीट किधर जाएगी बेटा? ये हाई टेम्परेचर पे और ये लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको क्या फील होगा? हीट फील होगी, यस। और आपको ये बचपन से सिखाया गया कि अगर इस तरह से हीट आपके पास आ रही है या बॉडी से जा रही है, दैट मीन जो दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा में क्या होगा? फाइन। अगर आपकी बॉडी से हीट निकल रही है तो वो कम टेम्परेचर होगा बॉडी का, और अगर आपकी बॉडी में हीट आ रही है तो दूसरी बॉडी का ज्यादा होगा, जैसे यहां पे बॉइलिंग वाटर है। फाइन, समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप ना कभी भी बैठ के देखिएगा, एक अगर आपके पास इस तरह से टेबल है, ओके, टेबल में ये तो वुड है और इस पे जो लेग्स हैं वो मेटालिक लेग्स। फाइन, हाँ जी, तो ये आपके मेटालिक लेग्स हैं। अगर आप अभी बैठे हुए हैं इस टाइप की चेयर में जहां पे वुड भी हो और मेटल भी, हाँ, मेटालिक लेग्स और ये वुड,
अगर आप बैठे हुए हैं तो जल्दी से मुझे फील करके बता दीजिए, दोनों को टच कीजिए, एक बार इसको टच कीजिए, एक बार इसको टच कीजिए। आप मुझे बताइए कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है। जो आपको फील हो रहा है वो बताना है, रटा हुआ आंसर नहीं देना। व्हाट यू फील। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं, कोई भी मेटालिक चीज जो आपके रूम में रखी हुई है और वुड जो है उसी सेम रूम में होना चाहिए। ठीक है, दोनों को टच करके मुझे बता दीजिए कि आपको दोनों का टेम्परेचर सेम लग रहा है, वुड का टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है या वुड का टेम्परेचर कम लग रहा है इन कंपैरिजन टू दैट मेटालिक थिंग। ओके, वेरी गुड। तो लोगों ने टच करके मुझे बता दिया कि वुड इज मोर वार्मर देन, ओके, मेटल मेटालिक लेग्स कह दीजिए या मेटल कह दीजिए, फाइन। ठीक है ना, ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब टेम्परेचर किसका ज्यादा है? बेटा देखिए, आपके रूम में दोनों बॉडीज रखी हुई हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर ऑफ वुड एंड मेटल। हाँ, अभी अभी ताजा ताजा लाके कोई बॉडी रखी तो बात अलग है, मतलब ताजा मतलब कि फ्रेश आप बाहर से किसी बॉडी को लाके अंदर लेके आ रहे हैं तो बात अलग है। बट अगर दोनों की दोनों बॉडीज कई घंटों से कमरे के अंदर ही हैं तो जो रूम का टेम्परेचर वो वहां की बॉडी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ वुड एंड मेटल सेम, बट आपको वुड का टेम्परेचर ज्यादा फील हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए, जो आपको फील हो रहा है वो बताइए। अब आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही बात है, आपको वुड मोर वार्मर या वुड का टेम्परेचर हाई क्यों लगा? कई लोगों ने आंसर दिया कि वुड का टेम्परेचर हाई है। मैं आपसे कह रहा हूं आप मेजरमेंट ले सकते हैं थर्मोमीटर से। ठीक है, आपको दोनों टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। वो आपका वुड हो चाहे आपका मेटल हो, अगर वो रूम पे रखे हुए हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। आप समझिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, वुड जो है, वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, एंड मेटल इज गुड कंडक्टर। समझ में आया? यस, मैंने तो अभी क्योंकि टेम्परेचर आपके कम होगा इसलिए आपने टच किया। आप सेम चीज कर सकते हैं हॉट बॉडीज के लिए। सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास वुड है और आपके पास मेटल रॉड है। आप मेटल रॉड को टच नहीं कर सकते, लेकिन वुड को आप एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह बड़े आराम से रख सकते हैं सेम टेम्परेचर पे। कभी करके देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि हाथ हाथ जला लो, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। बट वुड क्या करेगा, वुड एनर्जी को ट्रांसफर करने में टाइम लेता है बिकॉज इट्स अ बैड कंडक्टर। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, तो उसको तो आप जैसे ही टच करेंगे वो सारी की सारी हीट, अगर जितना भी डिफरेंस है ना उसको कवर करने के लिए आपके हाथ में एनर्जी दे देगा। और वो एनर्जी एक लिमिट से ज्यादा होगी तो आपके हैंड जो है वो बर्न कर जाएंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक्सपेंशन किसकी वजह से?
हाँ, हीट या टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन कहता है कि जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, किसी बॉडी का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो उसमें, यस बिल्कुल सही बात है, कुछ लेंथ में इंक्रीज हो जाता है या एरिया में इंक्रीज हो जाता है या वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं कि खाली लेंथ में कहेंगे आप, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों में इंक्रीज होना टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। फाइन, ओके। तो डेफिनेशन लिख लीजिए थर्मल एक्सपेंशन की। The expansion of a substance on heating is called thermal expansion. फाइन, ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स कौन कौन से हैं। यस, एल्युमिनियम के लिए डिफरेंट होगा, कॉपर के लिए डिफरेंट होगा, जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए अलग अलग रहेगा। फाइन, अब बेटा इसमें आपका इंक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है, तो इसको आप जनरली कहते हैं लीनियर। ओके, नेम इज लीनियर एक्सपेंशन। तो जरा सी समझिएगा कि ये मेरे पास एक रॉड थी, जब मैंने इसको हीट किया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर गई। हाँ, मैं ज्यादा दिखा रहा हूं आपको, बट एक्चुअल में बहुत माइनर सा होता है। 1 मीटर की रॉड में 1 मिलीमीटर का अगर डिफरेंस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? तो दिस टाइप ऑफ expansion is known as linear expansion. Then we have change in area. अब एरिया क्या है बेटा, आपके पास प्लेट है। फाइन, तो ये आपके पास प्लेट है, आपने इसको हीटअप किया, हीटअप होने पे ये प्लेट थोड़ी सी, इसका एरिया जो लेंथ और ब्रेड दोनों इंक्रीज कर गई। समझ में आ गया? तो ये रेड कलर से मैं आपको हायर टेम्परेचर पे दिखा रहा हूं। So this type of expansion is known as superficial expansion. Superficial expansion. ओके, बट सबसे जो कॉमन है वो है आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब कोई भी बॉडी है, अभी तो मैं एक क्यूबॉइड या क्यूब ले रहा हूं लाइक दिस। फाइन, कोई भी 3D बॉडी है, उसका वॉल्यूम जरूर होगा। इसके वॉल्यूम में इस तरह से इंक्रीज आ जाता है। फाइन, तो दिस इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब एक्चुअल में तो बेटा हर बॉडी में वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है, बट कहा यह जाता है कि सपोज आपके पास एक फाइन रॉड है, फाइन रॉड मींस थिन रॉड, तो उसकी जो एरिया है दैट इज मच मच लेस देन इट्स लेंथ। ये L है और इसका रेडियस वेरी वेरी स्मॉल, रेडियस इज मच मच लेस देन लेंथ, तो एरिया तो R स्क्वायर होगा, तो इसका एरिया नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एरिया में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। किसमें चेंज आया? लेंथ में चेंज आया। फाइन, तो अब इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल में तो वॉल्यूम में ही चेंज आया होगा, बट आप जनरली कहेंगे क्योंकि आप मेजर किसको कर पा रहे हैं? लेंथ को, एरिया को तो आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो चेंज क्या मेजर करेंगे? यस, तो आप एक थिन रॉड लेंगे अगर, तो उसका एरिया ही आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें चेंज कहां से मेजर करेंगे? तो आप कहते हैं ये कैसा एक्सपेंशन है? बिल्कुल सही बात, ये आपका लीनियर एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही देखिए,
आपने मम्मी की किचन में एल्युमिनियम फॉइल देखी होगी, सिल्वर फॉइल, फाइन। यस, उसकी जो थिकनेस है वो फ्यू माइक्रॉन्स में होती है। अब बेटा आपके पास उसको मेजर करना है, या उसको मेजर कर भी लिया तो उसका चेंज मेजर करने के लिए कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, और वो चेंज होगा भी बहुत ही कम। तो आप किसको मेजर करेंगे फॉइल के केस में? एरिया, ठीक है, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर आपके पास कोई 3D बॉडी है तो आप वॉल्यूम मेजर करेंगे और वॉल्यूम में चेंज भी मेजर कर लेंगे। समझ में आया? अब बेटा देखते हैं कि ये जो हमारी लेंथ है, सपोज मेरे पास एक रॉड है और इसको हमने कह दिया कि ये लेट से 1 मीटर की, फाइन। ये हमारी कॉपर की रॉड है, आपने इसे हीट अप किया, ओके, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जो आपकी लेंथ है, दिस लेंथ डिपेंड्स ऑन नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा आपके हीटअप होने के बाद हो जाएगी। सपोज 1 मीटर है तो 1.001 मीटर हो गई, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। 1 मीटर से 1.001 मीटर हमारी लेंथ हो गई। अब अगर ये रॉड, आपने एक और रॉड ली सेम कॉपर की, 2 मीटर उसकी लेंथ थी, अब आप इसे हीटअप करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 2.002 मीटर। ये समझ में आया? तो आपकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ पे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी होगी बेटा? 0.001। ये है मेरी चेंज इन लेंथ, यहां पे हो गई 0.002, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी ओरिजिनल जो रॉड थी वो 5 मीटर की थी। यस, बिल्कुल सही बात, ये 5.005 मीटर की हो जाएगी सेम टेम्परेचर टी रेस करने पे, ओके। तो यहां पे मेरा चेंज आ गया 0.005। तो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगी आपकी चेंज इन लेंथ। दूसरा, आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज, ओके। तो यहां पर एक तो ये डिपेंड कर रही है डेल्टा, सॉरी एल नॉट, और दूसरी कर रही है डेल्टा टी पर, फाइन। थर्ड बेटा डिपेंड करती है मटेरियल पे। एल्यूमिनियम जितना एक्सपेंड करेगा दूसरी बॉडी जरूरी नहीं उतना ही करे, उससे कम भी कर सकती है, उससे ज्यादा भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है ये अभी थोड़ी देर पे समझते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये तो डिपेंडेंसी होगी, इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट whether rod is solid or hollow। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा हो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे पास एक ये रॉड है 1 मीटर की है, और एग्जैक्टली सेम रॉड है बट ये ट्यूब फॉर्म में, ओके। आप देखिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल सॉलिड है, हाँ ये सॉलिड है बेटा। तो सॉलिड दिखाने के लिए हम कुछ इसे ऐसे दिखा देते हैं, क्लियर। और ये हमारी हॉलो रॉड है,
तो ये है सॉलिड, ये है हॉलो, दोनों की लेंथ 1 मीटर, दोनों में आपने जो चेंज किया डेल्टा टी टेम्परेचर का, इन दोनों में जो चेंज आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, ये ध्यान रखिए। इसे आप कहते हैं डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। ओके, तो आप सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। फाइन। अब अगर आप इन्हें कंबाइन करें तो डेल्टा एल आपका हो जाता है एल नॉट इंटू डेल्टा टी, और यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान रखिएगा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिल्कुल प्रोपोर्शनल की तरह, इसे अल्फा कहते हैं। डेल्टा एल इज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, where alpha is a constant known as coefficient of thermal, या एक मिनट, हाँ एक मिनट मेरा पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है, हाँ लिखिएगा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। Alpha is thermal coefficient of linear expansion. ओके, हाँ जी। अब अगर आप यहां पे देखें तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, अल्फा का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। फाइन। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो change in length per unit temperature is known as alpha। चाहे तो लिख लीजिए बेटा, change in length per unit original length per degree या per unit temperature, okay। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर। फाइन। आपको मुझे बताना है ये जो अल्फा है इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा। आराम से सोचिए, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा। नहीं नहीं, जल्दीबाजी नहीं। देखिए यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है। अच्छा, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या आएगी, यहीं पे रखेगी ना भाई, डेल्टा एल की यूनिट आ जाएगी आपकी मीटर। अब ये डेल्टा एल आपने लिख दिया, एल नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी, ये भी मीटर, ठीक है। और ये डेल्टा टी की यूनिट क्या आ जाएगी, केल्विन। हाँ या ना। अब जैसे ही आपने इसको लिखा मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया बेटा केल्विन इनवर्स, या आप 1/केल्विन ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स।